हेलो मेरे बैंकर भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर था। आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, पर्पस क्या है हमारे अकाउंटिंग का। तो नेचर हम लोग थोड़ा बहुत तो जान ही चुके हैं, लेकिन और थोड़ा उसको क्लियर से समझेंगे। अभी नेचर क्या है कि अकाउंटिंग का नेचर है कि वो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करेगा, किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होगा। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब कि आप क्या परचेस कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किसको उधार पे पैसा दे रहे हैं, या कौन आपसे उधार पे माल खरीद रहा है। ये हुआ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग एन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग भी बोलते हैं, है ना। बुक कीपिंग के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो बुक कीपिंग में जो आज जो हमारा अकाउंट है, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग मेथड, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, इटली से 1494 में। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या है कि इसमें दो अकाउंट हमेशा हिट होते हैं। कि सपोज करिए मैं अपना गाड़ी किसी को बेच रहा हूँ, तो मेरा गाड़ी तो जा रहा है, मेरा एसेट जा रहा है ना, बदल मेरा एसेट जा रहा है, तो मेरा जो एसेट है वो कम हो रहा है। जो फिक्स एसेट है मेरा, या कहीं सिंपल भाषा में समझिए इसको, कि मेरी संपत्ति जा रही है ना, लेकिन बदले में क्या आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो दो चीजें हो रही है। और जस्ट जो आदमी मुझसे ये चीज खरीद रहा है, उसके पास क्या हो रहा है, मेरी संपत्ति ट्रांसफर होके जा रही है, लेकिन उसके पास पैसा उसके पास से मेरे पास आ रहा है। तो ये डुअल एस्पेक्ट्स जो है, इसको डबल बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये भी इटली में शुरू हुआ था। तीसरा नेचर क्या है हमारे अकाउंटिंग का, कि समरी करता है। ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं, जो भी रिकॉर्डेड इवेंट्स होते हैं उनको समराइज करता है, और फिर इंटरप्रीट करता है। और इंटरप्रेशन करने के बाद एक जो फिनेंशियल रिजल्ट आता है, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन या उसमें जो चेंजेस हुआ है वो हम जान पाते हैं। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू से होता है, और ये अकाउंटिंग का नेचर है। अब अकाउंटिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी चीज का तो कुछ पर्पस और ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसलिए उसको बनाया जाता है। तो पहला हम लोग जान रहे हैं कि वो किसी भी चीज ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है, तो कोई भी चीज़ अगर रिकॉर्ड सिस्टमेटिक हो जाए तो उसका रिजल्ट भी सिस्टमेटिक आएगा, और फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, या उस डाटा को जिस पे उसने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है, और उस पे अगर इंटरप्रीट करते हैं हम लोग, तो क्या एक परफेक्ट फिनेंशियल पोजीशन पता चलता है किसी बिजनेस का, है ना। परफेक्ट फिनेंशियल पोजीशन पता चलता है। और जब आपको किसी भी कंपनी का, सपोज करिए आज एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, अगर आज आपको उसके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन पता चले, कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, उसके पास खुद का कितना कैपिटल है, और उसने मार्केट से कितना पैसा उठाया हुआ है, ठीक है, या उसने कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं ये कंपनी बहुत मजबूत है, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आप डिसीजन ले पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपको किसी भी कंपनी के बारे में या उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लेते हैं। उसी तरह जब कंपनी को खुद के बारे में उसका सही फाइनेंशियल पोजीशन पता होगा, तब तो वो मैनेजमेंट लेवल पे अपने कंपनी के लिए कोई डिसीजन ले पाएगी, कि कंपनी चलो हमारा प्रॉफिट में है या लॉस में है, या कहीं दिवालिया तो नहीं हो जाएगा 2 साल में। तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन से ही पता चलता है, और अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है। और अकाउंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो लॉ को सेटिस्फाई करता है। किसी भी देश में कोई भी बिजनेस रनिंग के लिए हमको लॉ को कंपाइल करना पड़ता है, कॉम्प्लायंस करना पड़ता है, ठीक है, उनके रूल और रेगुलेशन को मानना पड़ता है।
तो इसलिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम देखें तो मेनली 3 टाइप के अकाउंटिंग होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग होते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट भी बोलते हैं और फिनेंशियल अकाउंटिंग हमें पढ़ना है। और हालांकि जो हम पढ़ेंगे या पर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है थोड़ा थोड़ा और कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं अकाउंटिंग का कि कहाँ से ये शुरू हुआ। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि जब करेंसी नहीं था, जब अर्ली पहले के टाइम में करेंसी नहीं था, लोग कैसे लेन देन करते थे, कैसे ट्रांजेक्शन करते थे? तो कैसे करते थे? सपोज करिए कोई किसान है, उसके पास गेहूं है और एक किसान है उसके पास अंडा है। तो जिसके पास गेहूं है, अगर उसे अंडा अंडा खाने की इच्छा हुई तो वो उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई तुम मुझे अंडा दे दो। अंडा वाला बोलेगा कि भाई मेरे पास तो गेहूं नहीं, तुम मुझे गेहूं दे दो। तो ये सिस्टम पहले सबसे ओल्ड सिस्टम है, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? बार्टर सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है? कमोडिटी पीपुल यूज टू एक्सचेंज वन कमोडिटी टू कमोडिटी फॉर अनदर टू गेट द थिंग्स दे नीडेड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल वही है, इफ ए फार्मर हैज wheat and needs cloth and a tailor has clothes but need grain, the farmer will give the tailor wheat and take cloth। तो दोनों एक दूसरे के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, दोनों का भी काम हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? एक संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है, which literacy means science of wealth and governance। It is a comprehensive treatise of policies, economic warfare, law, taxation system and governance in एंशियंट इंडिया। मतलब राजा महाराजाओं के समय में राजकाज कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ ये सब अर्थशास्त्र में जानने को मिलता है हमें। ठीक है। अर्थशास्त्र is a treatise that describes in depth all aspects of running a state such as revenue, army, espionage, एग्रीकल्चर, ट्रेड, लॉ, टैक्स सिस्टम एंड गवर्नेंस पॉलिसी। जो मैंने कहा वही है। अभी हम लोग आते हैं बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और देखते हैं क्या है। बार्टर सिस्टम तो बहुत पुराना था। अब उसके बाद जो थोड़ा सा डेवलप हुआ अकाउंटिंग वो था स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग इसमें क्या था कि जो धनी लोग थे पहले, जिनके पास काफी जमीन जगह थी, जायदाद थी, या किसी भी जो धनी लोग थे जिनके पास जमीन नहीं था, पैसा बहुत था, या खानदानी रईस लोग बोल सकते हैं, तो वो क्या करते थे? उनके पास बहुत सारी दौलत होती थी, बहुत सारा लैंड होता था, बहुत सारे नौकर चाकर उनके पास होते थे। उनको सैलरी देना, उनका खाना पीना जो भी हो, ओवरऑल मैनेजमेंट उनको करना पड़ता। तो वो जो धनी लोग उनके पास समय का कि वो इतना कुछ देखेंगे, तो वो एक मैनेजर अपॉइंट करते थे कि भाई तुम सारा कुछ लेखा जोखा रखो, या मुनीम जी बोलिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग, जो बार्टर सिस्टम के जस्ट बाद आया। ठीक है। अब हम आते हैं आगे, जो हमारा मॉडर्न भी अकाउंटिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फिनेंशियल अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ए कंपनीज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। हमेशा फिनेंशियल अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा, इसके बारे में कल ही बात हो चुकी है। नॉन फिनेंशियल जो भी होगा वो इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो इसको रिकॉर्ड करता है, उसी को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है। ठीक है। द मेन गोल is to prepare financial statement that reflect the true financial position and performance of a business। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और फिनेंशियल अकाउंट ये बहुत अच्छे से हमें बताता है। अब मेन फीचर्स क्या है? हिस्ट्रिकल इन नेचर। अभी क्या है? इट रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजेक्शन दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। मतलब ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। ये हमेशा पास्ट ट्रांजेक्शन जो हो चुका है ना। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा और वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, मैंने पेमेंट कर दिया है, जो हमारा पास्ट ट्रांजेक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड होता है। दूसरा क्या है इसका फीचर? फॉलो स्टैंडर्ड रूल्स। ठीक है।
जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है वो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करता है। मैंने बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड लाइक GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ये क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड जो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ओनली। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि फिनेंशियल में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। सपोज करिए कि मैं बाजार जा रहा था, ठीक है। मैं बाजार जा रहा था, तो रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला, मुझे एक गिफ्ट दे दिया, सामान दे दिया, ठीक है। और मैं इसके बाद गया बाजार और मोबाइल खरीद लिया। मैंने वहाँ पे पैसे दिए, मोबाइल खरीद लिया। तो जो गिफ्ट मुझे मिला वो तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? वो नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन मैंने जो बाजार में जाकर मोबाइल खरीदे, उसके जो मैंने पैसे दिए, वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ओनली, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, जिसको हम लोग जो जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस वही रिकॉर्ड होगा। ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बहुत ही रिलायबल है। ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या मतलब, एक कह सकते हैं डेटा इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एविडेंस लाइक इनवॉइस बिल etc। मतलब अगर एविडेंस नहीं है तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। आप मोबाइल खरीदेंगे तो बिल मिला होगा ना, अगर बिल नहीं मिला है तो इसका क्या एविडेंस है आपने मोबाइल खरीदा? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं कि मैंने मोबाइल खरीदा, है ना। तो ये रिलायबल होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस पे एक्चुअल जो एविडेंस होता है उसके आधार पे हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, रिपोर्टिंग है। तो जर्नल, लेजर, ये सब आगे बताएंगे हम। बस समझिए कि जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग का, उसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल के बाद वो क्लासीफाई करता है कि किस तरह का ये ट्रांजैक्शन था। फिर वो सपोज करिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने बिजनेस के लिए जनरेटर खरीदा और फिर क्या हुआ, मेरे फैक्ट्री में जो माल बचा उसे मैंने बेचा। अब जनरेटर खरीदने में मुझे 50,000 रुपये लगे और जो मैंने माल बेचा उससे मुझे 20,000 रुपये मिले। अभी तो ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा जर्नल में, जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तो मैंने खरीदा और एक मैंने बेचा। ये सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता, आंख बंद करके रिकॉर्ड होगा, कुछ सोचना नहीं है, जो किया वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आके क्लासीफाई होगा कि मैंने खरीदा और मैंने बेचा। मेरा फिक्स एसेट बढ़ रहा है जो मैंने जनरेटर खरीदा, और मेरा जो स्टॉक था वो कम हुआ, लेकिन मेरा करंट एसेट बढ़ा क्योंकि मेरे पास क्या है, पैसा है। एक तरफ मेरा पैसा जा रहा है मगर एसेट आ रहा है। यहाँ पे क्लासीफाई होगा कि ये किस लेजर में जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा। तो जो मैंने परचेस किया वो परचेस अकाउंट में होगा, और जो मैंने सेल किया वो सेल अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे क्लासीफाई हो गया और रिकॉर्ड हुआ, क्लासीफाई हो गया। फिर हम उसका समरी बनाते हैं, भाई चलो भाई ओवरऑल मुझे बिजनेस में क्या हुआ, कितना फायदा कितना नुकसान, ठीक है। अब मैंने सपोज करी मेरी फैक्ट्री है छोटी सी, मैं महीने में 2 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का लेबर कॉस्ट लगा, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 3 लाख हो गया ना, 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। और जो जो चीजें मैंने बनाई उसका प्राइस कम हो गया, लेकिन मुझे बेचना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बेचूंगा तो फिर अगले महीने क्या, मैं कंपनी के लिए माल नहीं खरीद पाऊंगा, लेबर को लेबर को उसका वेजेस नहीं दे पाऊंगा। तो अब दाम गिर गया, तो मैं जो बेच रहा हूँ मुझे मजबूरी में बेचना पड़ा 2.5 लाख में, 2.5 लाख पे ही मुझे मिल रहा है जो मैंने गुड्स बनाए। मुझे नुकसान कितना का हो गया? 50,000 का।
ये 50,000 का मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन हुआ ना इस महीने का, कि मैं लॉस में गया। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग नहीं होता तो मुझे ये कौन बताता कि ये लॉस में था या नहीं था। मैंने या तो मैंने माल जो खरीदा 3 लाख, मुझे रॉ मटेरियल खरीदने में ज़्यादा पैसा लग गया, हो सकता है कि मार्केट में उसे अवेलेबल था, या जो मैंने बेचा सस्ते में बेच दिया और ज़्यादा में बेचना था। तो ये सब एनालाइज कौन करेगा? ये हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे टू अंडरस्टैंड द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस। इट इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, compliance, performance tracking and maintaining transparency with stakeholders। तो आपकी कंपनी है, पहले ही बात हो चुकी है, अगर फिनेंशियल पोजीशन अगर ट्रांसपेरेंट है तो जो स्टेक होल्डर्स है, जो आपका कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या होता है? फेथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद recording, analyzing and controlling the cost of producing goods or services. Its main purpose is to help management make decision about cost control, budgeting, pricing and profitability। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति आई तो क्या हुआ? रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया, तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी तेजी से बदला, है ना? क्योंकि जो चीजें हाथों से बन रही थी अब मशीन आ गया उसके जगह पे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, पहले हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री when handmade production shifted to machine-based manufacturing. It began in Britain in the late 18th century and later spread to Europe, the US and other parts of the world। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था, इसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसका इसमें क्या था कि हम लोग जो हाथों से बना रहे थे वो मशीन बेस्ड हो गया था। जब मशीन बेस्ड हुआ तो क्या हुआ? हमारा हर कुछ फास्ट हो गया, सब चीजों में ग्रोथ आने लगा। अब क्या हुआ? फीचर्स क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का? शिफ्ट फ्रॉम हैंडेड टूल टू मशीन। मशीन से हो गया भाई, अब फास्टर होगा, मोर एफिशिएंट होगा। न्यू एनर्जी सोर्स का यूज चाहिए मशीन में, तो भाई मशीन ऐसे तो नहीं चलेगा, उसके लिए स्टीम चाहिए या कोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो भी उस समय था उसका हमको जरूरत हुआ। फिर जब हम लोगों ने देखा कि भाई मशीन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग और नए नए मशीन बनाने लगे, है ना? इस तरह के कपड़े बुनाई के हो या जो भी हो। और जब मशीन आ गया तो भाई सामान तो भाई हमारा बन रहा है, तो हमें और प्रोडक्शन करना है तो हमें और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब जो काम घर में होता था वो अब कहाँ पे होने लगा? कॉमर्शियल स्तर पे फैक्ट्री में होने लगा। जब फैक्ट्री होने लगा तो लेबर भी ज्यादा चाहिए। अब जब फैक्ट्री लगने लगा तो पीपुल क्या किए? गांव से अब शहर की ओर चलने लगे। ये है रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब शहर की ओर जाएंगे तो भाई गांव से शहर जाने के लिए सड़क भी तो चाहिए। तो क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हमारा इम्प्रूव हो गया, या हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, चाहे जिस भी वे में हो, रेलवे हो, स्टीमशिप हो। ठीक है, इसको हम लोगों ने करना शुरू किया। आते हैं इसको और कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे। रिजल्ट क्या हुआ इसका? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब आज जो हमारा सोसाइटी जो प्रेजेंट स्टेटस में है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हो गया, सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा, सब में ड्रास्टिक चेंज होने लगा, बहुत इंक्रीज, सब चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। अब चैलेंजेस क्या हो गया? अभी जहाँ फैक्ट्री में 100 मजदूर पहले काम करते थे वहाँ 10,000 मजदूर हो गए। जहाँ 10 मशीनें होती थी वहाँ 50 मशीनें हो गई। जहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा प्रोडक्शन था, जहाँ 100 चीजें प्रोड्यूस होती थी वहां पे 1 लाख चीजें प्रोड्यूस होने लगी। तो अब इन चीजों के लिए रॉ मटेरियल भी हमें ज्यादा चाहिए होगा, कहाँ से आएगा? तो ओवरऑल इस ये चैलेंजेस हो गया कि इसको मैनेज कैसे किया जाए।
मैनेज किया जाए, दैट मीन्स सेंस ऑफ इनके कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, इसीलिए आया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, स्लाइड पीछे नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहीं से समझ लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है ये वीडियो बनाते हुए, तो मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बता रहा हूँ। बट कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही यूनिट का जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, और आगे भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। बस आपको ये समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी यूनिट या किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है उसको उसके मैनेजमेंट के लिए, कि ये प्रोडक्ट है, ये यूनिट है, ये इसको इसको बनाने में कितना कॉस्टिंग जा रहा है, इसके रॉ मटेरियल में कितना पैसा जा रहा है, लेबर में कितना पैसा जा रहा है, इसको कैसे मैनेज करें जो कि और इम्प्रूवमेंट हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिटेबल में आ सके। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही लग रहा है कि भाई मैनेज करना पड़ेगा ना, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट प्रोवाइड्स financial and non-financial information to managers to help them in planning, decision making and controlling business operation। मैनेजमेंट मतलब मैनेजर, शुरू यहीं से हो गया, चाहे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, चाहिए तुम। ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या तो सिर्फ फिनेंशियल चाहिए, उसमें नॉन फिनेंशियल का कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें दोनों चाहिए, फिनेंशियल भी और नॉन फिनेंशियल भी। क्यों चाहिए? अब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लेके आया है या अमेंडमेंट लेके आया है जिससे कंपनी का प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो भाई इसके लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा ना, हमको सेकंड ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। तो ये नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं। तो ये दोनों जानना है, किनको जानना है? मैनेजर को जानना है जो मैनेज करेगा। ठीक है, क्या मैनेज करेगा? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। Unlike financial account, which is for external reporting, management accounting is used internally by business managers to make strategic and operational decision। तो भाई फिनेंशियल तो एक्सटर्नल है, मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? वो इंटरनल पार्ट है। और इससे क्या होगा? मैनेजर को डिसीजन लेने में आसानी होगी, स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी, कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंपनी के ऑल ओवर मैनेजमेंट के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस टॉपिक और अगर कहीं मिलेगा इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप कॉन्सेप्टलाइज समझे तो काफ़ी है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप इसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसे तो मैंने बोला था तीन ही है, मगर इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? अब बिजनेस तो उसका मेन मेन गोल तो प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। क्योंकि हमको तो रहना है लोगों के बीच ही ना, हमारा बिजनेस लोगों से ही चलेगा ना। अगर लोग हमसे खुश ना रहे तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा? सब उसके लिए मेरा एक फैक्ट्री है मैं फैक्ट्री में बोतल बनाता हूँ, वाटर बोतल बनाता हूँ। अब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। लोग भी जान रहे हैं क्यों हो रहा है, तो भाई फैक्ट्रियों के कारण हो रहा है, गाड़ियों के कारण हो रहा है, पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। और मैं सिर्फ प्रॉफिट पे ही अगर ध्यान दूँ तो क्या होगा कि मेरा तो सोसाइटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो इतना बड़ा फैक्ट्री चलाता है, नदी का पानी यूज करता है, ठीक है, और प्लास्टिक से इसका पूरा पोल्यूटेड हो रहा है। तो लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है,
लोग भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। तो भाई ऐसे लोगों से सामान नहीं खरीदना है, ये तो हमारे सोसाइटी को गंदा कर रहा है। ये तो पैसा कमा के चला जाएगा, यहाँ का पानी भी खराब कर देगा, फैक्ट्री लगाया हुआ है। और बहुत प्लास्टिक बोतल बेचता है, तो बहुत ज्यादा बोतल भी प्लास्टिक हमारे मिट्टी में आ जाएगा, बाद में ना खेती होगा ना कुछ होगा। तो क्या होगा, इससे हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हैं, जैसे कि अब कंपनियां लिखती है ना कि उन्होंने जितना प्लास्टिक का बोतल प्रोड्यूस किया उससे ज़्यादा उन्होंने रिसाइकिल किया। तो मैं बोल दूं कि मैंने पिछले महीने 10,000 प्लास्टिक के नए बोतल बेचे और मैं 20,000 रिसाइकिल किया, तो ये तो अप्रिशिएट होगा भाई, प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर रहा है ये आदमी। ठीक है, मैं स्कूलों में डोनेशन दे दूं, या सरकारी स्कूलों में जाके बोलूं कि ये हमारी कंपनी की तरफ से वाटर सॉरी प्यूरिफाई है, वाटर प्यूरिफाई है, ये सबके लिए है। या कुछ टंकी लगा दूं, या कुछ इस तरह का सोशल काम, पेड़ लगवा दूं, 1,000 पेड़ लगा दूं, जो कि हमारे समाज में के लोगों के लिए काफी, या हमारे पृथ्वी के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर मैं निभाते हुए अपना बिजनेस चलाऊं, तो मेरा बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, है कि नहीं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यही कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज एन अप्रोच to accounting where a business reports not only its financial performance but also its impact on society and the environment। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सोसाइटी को लेके चलना है, हमारे इन्वायरमेंट को लेके चलना है, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम इन्वायरमेंट गंदा कर देंगे सोसाइटी, तो क्या होगा, इससे सोसाइटी के लोगों को तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ना। समझ गए, छोटा सा सिटी, वहाँ पे 1,000 फैक्ट्री लग जाए, क्या होगा, तुरंत पॉल्यूशन आ जाएगा, लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो प्रॉफिट तो कमाना है, मगर सोसाइटी को भी लेके चलना है, हमारा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमें रह के सब कुछ करना है, उसको भी हमको ध्यान में रख के काम करना है। इट शोज हाउ वेल ए कंपनी फुलफिल इट्स सोशल, एथिकल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब की एरियाज क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। पहला इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो मैंने बात किया, पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन एमिशन, ये सब पे अगर हम ध्यान देते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर, फेयर वेजेस। अब भाई हम फैक्ट्री में काम करा रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं दे रहे ढंग का, काम करने में उसको चोट लग जा रहा है, उसका काम करने के लिए सही से उसको वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहे, बोले काम करो काम करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, एम्प्लॉय हमसे खुश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम एक अच्छा वेतन देते हैं, एक सेफ वर्किंग कंडीशन देते हैं, उसको ट्रेनिंग कराते हैं, भाई ट्रेनिंग करो फिर तुम काम करो, उसको बहुत सारा चीज़ नई नई सिखाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय का जो एक तबका है वो हमसे खुश रहेगा, हमारा सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। कभी भी हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी तो सब लोग आएंगे, हाँ मैं आपके यहाँ काम करूंगा, आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तीसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेफ होना चाहिए, प्रोडक्ट का सही एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। हाँ भाई, हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ये ग्लूकोज 1 चम्मच पी करके आप 3 दिन तक बिना खाए रह जाएंगे, ये कोई बात तो नहीं हुई। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि हम जो ग्लूकोज बना रहे हैं उसको पीने के बाद क्या होगा, कि आप थोड़े एनर्जेटिक फील करेंगे। आजकल कुछ एनर्जी ड्रिंक है ना, पीने के बाद अंतरिक्ष में ही लोग चले जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। क्वालिटी कंट्रोल, तो कंज्यूमर हमारा खुश रहेगा, तो ये भी एक सोसाइटी का एक पार्ट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, डोनेशन देते हैं स्कूल में, एजुकेशन, ये सब बातें हम आगे कर चुके हैं। और लोकल को, अगर यूथ को अपने फैक्ट्री में मौका देते हैं लोकल जॉब क्रिएशन के लिए, तो ये भी तो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, ये भी हमारे एक सोसाइटी का पार्ट है। एथिकल प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन, फेयर ट्रेड। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ में, एंटी करप्शन, करप्शन नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा इससे हमको, पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, कॉम्प्लायंस में भी मदद मिलेगी, एम्प्लॉय का जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है हमारा एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। Human resource accounting is the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to interested parties।
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जस्ट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं या काम करते हैं, ओवरऑल उनके बारे में है। उनको मैनेज करना, मैन पावर को मैनेज करना, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों पे कंपनी का क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और फिर वो जो लोग कंपनी जो जिनके ऊपर इन्वेस्ट की है, कंपनी को उनसे क्या मिल रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आती है, ओवरऑल मैनेज करने का। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये एचआरए में है हमारा। एचआरए is a potential tool that provides valuable information to top management to take decision regarding the adequacy of human resources and thus encouraging managers to consider the investment of workforce in a more positive way। तो अगर हमारा एचआरए पॉलिसी सही नहीं होगा तो हमें अपनी एम्प्लॉय के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा कंपनी का लॉस हो सकता है ना। क्योंकि अगर हमारे पास लेबर ही, स्किल लेबर अगर नहीं है, हमारे पास लेबर है और हमें जानकारी नहीं कि वो स्किल है या नहीं है, तो वो क्या अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, वो अच्छा रोल तो अदा नहीं कर पाएंगे, इससे हमारा लॉस हो जाएगा। तो एचआरए ओवरऑल का ये ह्यूमन बींग्स जो कि किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में काम कर रहे हैं, ओवरऑल उनके ऊपर की एक पॉलिसी है। उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, ठीक है, उनको कैसे स्किल करना है, उनको कैसे इंकरेज करना है, ये सब चीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। इन्फ्लेशन हमको सभी को मालूम है। इन्फ्लेशन होने पे क्या होता है, बढ़ने पे जो क्या होता है इन्फ्लेशन में, जो पैसा जो होता है, रुपया होता है, उसका जो परचेसिंग पावर है वो घट जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या हो गया, सबके पास बहुत पैसा हो गया ना, पैसा सबके पास है। वो एक सामान है, उसका दाम 10 रुपया है, 10 रुपया लेकर के सभी लोग खड़ा है, सबके पास 10-10 रुपया है। पहले क्या होता था कि भाई सब किसी के पास 7 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया है, सामान का दाम 10 रुपया है, कोई खरीदने वाला नहीं। अब सामान एक है, 10-10 रुपया सबके पास है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेसिंग पावर घटता है। Inflation accounting is a special method that adjusts financial statement to reflect the impact of inflation, rising prices on a company, financial performance and position. Inflation accounting is an accounting method that adjusts financial statement to account for the effect of inflation. अभी क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो होता है जो हमारा पास्ट, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है हमारा, जिसपे हमने कोई भी चीज़ों को परचेज किया है, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मगर इन्फ्लेशन अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अब सपोज करिए कोई भी चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी थी और आज उसकी कीमत 150 रुपये हो गई, तो इन्फ्लेशन अकाउंट बोलता है कि हमें 150 पे इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करता है। 100 में खरीदा तो वो 100 ही डालेगा, लेकिन अभी तो उसका 100 कीमत नहीं है प्रेजेंट वैल्यू में। इन्फ्लेशन की वजह से भी उस चीज़ों की दाम बढ़ गई। जो चीज़ें मैंने 1 लाख में खरीदी थी, जो जमीन मैंने 1 लाख में खरीदी थी, आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो गई। तो क्या मैं 1 लाख ही आज दिखाऊं उसको? अगर मैं 1 लाख दिखाता हूँ आज, तो मेरा कंपनी का एसेट्स जो है वो तो सही फिगर नहीं आया ना। आज के डेट में तो उसकी वैल्यू 10 लाख है, तो ये तो 9 लाख कहाँ गएगा? तो इसे तो सही पोजीशन मेरा फिनेंशियल पता नहीं चलेगा। तो इन्फ्लेशन अकाउंट में हम लोग जो भी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीजिंग होता है, उसको हम लोग वही रिकॉर्ड करते हैं। बट ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज, मनी की जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। मीनिंग प्राइस राइज एंड द ओरिजिनल कॉस्ट बिकम्स लेस रेलिवेंट, ठीक है। अब वाई इज इन्फ्लेशन अकाउंट इम्पोर्टेंट, अब क्यों है? तो पहला है शो ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल, विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन प्रॉफिट माइट अपीयर हायर या लोअर देन द रियली आर बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी चेंज ओवर टाइम। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अब जो चीज की कीमत आज मैंने 10 रुपए में खरीदी थी, आज उसकी कीमत घट गई। ऐसा भी होता है ना, 5 रुपए हो गई। तो क्या मैं आज अब उस चीज को मैं 10 रुपए में आज रिकॉर्ड करूं? क्या ये सही फिगर वो नहीं होगा ना। मैंने 10 में खरीदी थी मगर आज उसका रेट क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। तो अगर मैं 10 में रिकॉर्ड करता हूँ तो ये सही फिनेंशियल फिगर तो नहीं होगा, क्योंकि आज उस चीज़ों की कीमत 5 रुपये। मैं अगर उसे बेचने जाऊंगा बाजार में तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए ही मिलेंगे। तो इसलिए वहां पे जरूरत है कि जो
वैल्यू ऑफ मनी चेंजिंग हो रहा है ओवर टाइम पीरियड में, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। प्रोटेक्ट कैपिटल, if companies pay dividend based on inflated profit without adjustment, they might erode their capital, leaving insufficient fund to replace asset in the future। अब सपोज करिए कि 100 रुपए की चीजें जो थी आज उस पर ओवरऑल प्रॉफिट आकर के 500 रुपये हो गया। ठीक है, 500 रुपये हो गया, तो मैं 100 रुपये पे ही दूं उनको प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है, या मैं 500 पे दे दूं, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी इन्फ्लेशन के इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है उसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करके जो है हमको देंगे, जिससे हमारा सही फिगर आएगा कि एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ, हमें कितना डिविडेंड देना है, और इससे हमें बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ए कंपनी बाउट मशीनरी फॉर ₹1,00,000 10 ईयर्स अगो, है ना, 1 लाख रुपया में कोई मशीन खरीदा 10 साल पहले। आज इन्फ्लेशन की वजह से इस मशीन का दाम हो गया 3 लाख। If the company still saw the machine on its book at ₹1,00,000, the financial statement will undervalue the company's assets। मैंने वही वो चीजें कही, अब 1 लाख में खरीदे थे, आज 3 लाख वैल्यू है, मगर हम उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे तो इसको अंडर वैल्यू करेंगे अपने एसेट्स को, और ये अपने स्टेक होल्डर को मिसलीड करना हुआ। वो आदमी मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, तब ना मैं उससे ये 1 लाख में सामान खरीदा, और आज उस सामान का दाम 3 लाख है। अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ अरे अभी भी ये सामान का दाम 1 ही लाख है, तो इसको लगेगा कि भैया मैंने जो 10 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है इस कंपनी में, ये कंपनी तो झूठ बोलता है, फरेबी है। प्रॉफिट हुआ फिर भी बोल रहा है 1 लाख ही दाम है इसका, तो मेरा पैसा 10 साल में तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला मुझे। तो इससे क्या होगा, लोगों का फेथ आपसे खत्म होगा और लोग आपके कंपनी में अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मिसलीड करना हुआ। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वुड एडजस्ट द एसेट वैल्यू टू रिफ्लेक्ट द करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट जो है हमारा उसको रिफ्लेक्ट जो करता है, गिविंग ए मोर रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन। ये कौन देता है हमें, इन्फ्लेशन अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वैल्यू अकाउंटिंग। वैल्यू अकाउंटिंग क्या है? वैल्यू अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग अप्रोच दैट फोकसेस ऑन मेजरिंग द ट्रू वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। सिंपल सी भाषा में समझिए कि अब चाय बागान में जो मजदूर चाय का पत्ता तोड़ते हैं, सपोज करिए उनके पास एक बकेट है और वो दोनों उसमें तोड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वो बकेट को तोड़ने के बाद शाम में ले जाकर ऑफिस में जमा किया। अब बकेट का जो है, सपोज करिए 100 रुपया मिलना है, 100 रुपया तो मिल गया। अब 100 रुपया जो मिल गया, अब दो लोगों ने काम किया भाई, दोनों में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, अगर ये पता ना चले तो ये क्या फेयर होगा, नहीं होगा ना। तो अब किसी ने 50% कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने 50, किसी ने 10% किया, किसी ने 90% किया। कोई काम करने के दौरान गाना सुन रहा था, बोला नहीं मैं काम करता हूँ, तो अब उसके कंट्रीब्यूशन के अनुसार उसको तो मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए। अगर 100 रुपये मिले हैं तो अब उसने 100 रुपये में 60% टाइम दिया, अपना 60% काम किया, तो उसको 60 रुपये मिलने चाहिए। जिसने 60% नहीं दिया, 40%, उसको 40%। ये वैल्यू अकाउंटिंग है। ठीक है, और इसका एम क्या है? इकोनॉमिक, सोशल एंड समटाइम इन्वायरमेंटल वैल्यू दैट वेरियस एलिमेंट्स ब्रिंग टू ए बिजनेस, चाहिए लेके आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते वैल्यू अकाउंटिंग बोलते हैं कि जो जो भी चीजें हैं उनका वैल्यू क्या है हमारे पास। सपोज करिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कंपनी ने एक लेबर रखा हुआ है, उसको 50,000 रुपये साल में देता है, मगर ये जो एम्प्लॉय है जिसको कंपनी हायर किया है, उसका इतना अच्छा बिहेवियर है, इतना अच्छा गुड रिलेशन है लोगों के साथ, कि इसके वजह से लोग बार बार यहाँ पे आते हैं, कंपनी का सामान खरीदते हैं। इससे कंपनी को साल में 2 लाख का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या करेगा, वो तो रिकॉर्ड करेगा सिर्फ 50,000 सैलरी एक्सपेंस, और ये जो 2 लाख रुपया जो मुनाफा दे रहा है, इसको रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये कौन दे रहा है? ये 50,000 लेने वाला एम्प्लॉय दे रहा है। अब अगर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जाएंगे तो ये सिर्फ खर्चा दिखाएगा कि एम्प्लॉय इतना खर्चा है, और इस एम्प्लॉय की वजह से जो कस्टमर ज्यादा आ रहा है उसकी तो बात नहीं हो रही है। इसका कंट्रीब्यूशन है, इसने कंट्रीब्यूट किया ना, तब ना इतना पावर है। तो ये खर्चा काट के देखोगे तो कंपनी को कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपया आ रहा है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया ना।
तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू अकाउंटिंग। इसके बाद आते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। क्या होता है? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी एज देयर करंट मार्केट वैल्यू rather than their original purchase cost. In simple words, it means showing the real time value of what something is worth today, not what is cost in the past. ठीक है? फेयर वैल्यू में क्या होगा हमारा? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड है जो जो हमारा रियल टाइम वैल्यू है, जो हमारा करंट वैल्यू है आज का, उसको रिकॉर्ड करता है। इन्फ्लेशन अकाउंट से मिलता जुलता है। तो फेयर वैल्यू में क्या है कि सपोज करिए मैंने जो कहा कि मैंने 1 लाख में या किसी कंपनी ने खरीदा 10 साल हो गया, आज उसका वैल्यू कितना है? 3 लाख है। 1 लाख में खरीदा था, 3 लाख है। तब हिस्ट्रिकल कॉस्ट क्या कहता है अकाउंटिंग कि ये भाई रिकॉर्ड करो इसको 1 लाख में। मगर फेयर वैल्यू क्या कहेगा? भाई नहीं, आज इसका वैल्यू कितना है? 3 लाख है, तो भाई 3 लाख रिकॉर्ड करो आज के डेट में। अब क्या हो, इन्फ्लेशन अकाउंट क्या करता है? एडजस्ट ओल्ड वैल्यू बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट द रियल परचेसिंग। और फेयर वैल्यू क्या करेगा? अपडेट वैल्यू बेस्ड ऑन टू डेज मार्केट प्राइस टू रिफ्लेक्ट रियल टाइम बर्थ। आज का क्या है? इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन घटता बढ़ता रहता है ना? लेकिन हम आज की बात करें, अभी 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 मुझे बेचना है सामान, अभी मुझे क्या कितना पैसा मिलेगा, यही है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। करंट प्राइस, अभी मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों में। बेसिक ऑफ कंपैरिजन, इन्फ्लेशन अकाउंट, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। मेन पर्पस क्या है? टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं। और ये क्या करता है? करंट वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। वैल्यूएशन बेसिस पे अगर है, ये एडजस्ट यूजिंग ए प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन करंट फेयर मार्केट प्राइस। ये इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये मिलेगा ही। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सीपीआई वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है? करंट फेयर मार्केट में वो क्या मिल रहा है, ये है। इन्फ्लेशन है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन मार्केट में हमको ज्यादा कम कुछ भी तो मिल सकता है, जो हमको मिला वही हमारा है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ये फोकस करता है ऑल फाइनेंशियल डाटा, एसेट्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट जैसे। और ये किस पे करता है? एसेट लायबिलिटी पे, शेयर बॉन्ड्स पे, फेयर वैल्यू। एडजस्टमेंट मेथड क्या है इसका? ये यूज इन्फ्लेशन इंडेक्सेस टू रीस्टेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो वही है ट्रेडिशनल मेथड। और ये क्या? मार्केट बेस्ड जो वैल्यूएशन है, जो मिल रहा है वो है। स्टेबिलिटी है, मोर स्टेबल है। ये थोड़ा सा वॉलेटाइल इन नेचर होता है, क्योंकि भाई करंट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन अकाउंट से भी ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर कौन है? वैल्यू अकाउंटिंग। एग्जाम्पल हुई गया। अब यूज क्या पे है? economies facing high inflation for internal analysis, financial reporting, investment valuation, M&A, FRS, MGA।